हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम डायरी रिव्यू। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो एक छोटे से गांव में रहने वाली ये लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, जिसे एक ही वक्त में कई लड़कों के साथ मोहब्बत हो जाती है, लेकिन इस नादान मोहब्बत का जो अंजाम होता है उसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इस दिल दहला देने वाले केस ने पूरे हरियाणा को झंझोर कर रख दिया था। ये कहानी है एक नादान मोहब्बत की और एक खौफनाक अंजाम की। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आप इस वक्त इस वीडियो को अभी ही छोड़ दें। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक केस के बारे में आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, कहानी है हरियाणा के सोनीपत में। सोनीपत में एक थाना लगता है, राई थाना। कहानी इसी राई थाना के गांव की है और इस गांव का नाम हम नहीं बता रहे हैं, हम इस गांव का नाम आगे बताएंगे। इसमें भी एक लॉजिक है, तो हम इस गांव का नाम पूरे एंड में बताएंगे। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले आपको 4 साल पहले चलना होगा और मध्य प्रदेश में एक गांव लगता है जिसका नाम है टीकमगढ़ और इसमें रहने वाले एक शख्स जिसका नाम है गंगाराम। गंगाराम की शादी एक शोभा नाम की लड़की से होती है। शोभा की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसके कारण शोभा की एक बेटी भी थी जिसका पहला पति मर जाता है और फिर उसकी शादी गंगाराम से होती है। जब गंगाराम से शादी होने के बाद शोभा अपने बेटी के साथ आती है। उसके और गंगाराम के फिर आगे 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है जो 4 साल की है और जिसका नाम होता है आस्था, और बेटे का नाम होता है ऋतिक, जिसमें उन दोनों में 1 साल का ही अंतर होता है। और परिवार बहुत बड़ा होता है और गंगाराम बेरोजगार होता है। फिर वो लोग कहीं और जगह जाते हैं जहां पर काम भी किया जा सके। फिर उसके बाद गंगाराम और शोभा पहुंच जाते हैं हरियाणा में ही एक जगह होती है सोनीपत। इसी के साथ सोनीपत में एक थाना लगता है, राई थाना। फिर वो लोग उस गांव में चारों कोई रहने लगते हैं। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नीतू। उसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल की थी, जिन्हें वो लोग वहीं छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम गांव में ही रुक जाओ और अपने दादा दादी की सेवा करो, तुम बड़ी हो, समझदार हो। और फिर इधर गंगाराम और शोभा गांव में रहने लगते हैं और काम वगैरह भी ढूंढने लग जाते हैं। गंगाराम राजमिस्त्री का काम करने लग जाता है और शोभा उसे भी लगाता है कि घर में रहने का कुछ फायदा नहीं है, मैं भी पति के साथ मजदूरी करने लग जाऊं तो फिर क्या। जहां पर गंगाराम काम करता था वहां पर शोभा भी काम करने लग जाती है और दोनों की आमदनी भी बढ़ जाती है। बच्चों का लालन पालन ठीक से होने लगता है और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। साल 2021 में ये लोग और 2023 आ जाता है और ये लोग यहाँ पर अच्छे से शिफ्ट भी हो गए थे और आसपास के लोग उन्हें अच्छे से पहचानने भी लगे थे। इनके बच्चों से भी मकान मालिक का अच्छा से लगाव हो गया था और यहाँ के लोगों से इनका अच्छे से जान पहचान भी हो गया था। और इधर शोभा की बेटी नीतू, जिसे वो लोग छोड़ कर आए थे और उन्हें लगा कि अब हमें हमारी बेटी को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। शोभा अपने पति से कहती है कि उसे यहाँ पर बुला लेना चाहिए, वो घर का कुछ कामकाज कर लेगी और मैं बाहर का मजदूरी का काम भी कर लूँगी। गंगाराम को भी यही ठीक लगा। वो बोलता है ठीक बात है, अगर वो यहाँ पर रहेगी तो हमारा थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा। और फिर उसी महीने फरवरी में जो गंगाराम है वो नीतू को यहाँ पर लेकर आता है और फिर वो भी वहीं पर रहने लगती है और वो 14 साल की हो गई थी और उसका नाम यहीं के एक स्कूल में लिखा दिया गया था। और वो सुबह का नाश्ता बनाने के बाद स्कूल चली जाती थी और स्कूल से जब छुट्टी हो जाती थी वो घर पर आकर खाना वगैरह भी बना लेती थी और वो लोग अच्छे से रहने लगते हैं। और वक्त गुजरता है और अप्रैल का महीना आ जाता है और वो क्लास 6 से 7th में चली जाती है और उसे कुछ कॉपी किताबों की आवश्यकता होती है। 30 अप्रैल को वो अपने पिता से कहती है कि पापा, मुझे कॉपी किताब की ज़रूरतें हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए या फिर खुद ही खरीद कर ले आइए। तो फिर पिता कहता है कि तुम कहाँ जाओगी खरीदने, मैं खुद ही खरीद कर लाऊंगा या फिर तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा, वो खरीद कर ले आएगी। और फिर ये कहने के बाद गंगाराम और शोभा काम पर चले जाते हैं और काम करने के बाद यहाँ पर शोभा कहती है कि मेरा काम तो हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, तो मुझे पैसे दे दो, मैं किताब खरीद लूँगी। गंगाराम भी यही कहता है कि ठीक है, जाओ, दोपहर तक आ जाना।
फिर वो घर जाकर देखती है कि दोनों बच्चे तो घर में ही हैं और लेकिन नीतू गायब है। और फिर वो छत पर जाती है और देखती है, और वो जो देखती है उसे देखने के बाद शोभा की चीखें निकल जाती है। जो भयानक दृश्य था उसे देखने के बाद तो किसी की भी चीखें निकल जाती। शोभा के चीखने के बाद वहाँ का मकान मालिक भी वहाँ आता है और उसे देखने के बाद तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सभी देखते हैं कि वहाँ जो नीतू है वो अकेले धूप में बेहोश पड़ी है और वो सब आते हैं और उसे उठाते हैं और पास के ही एक हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। और वो जो डॉक्टर बताते हैं कि नीतू जो है वो तो मर चुकी है और उसको शोभा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अच्छी भली लड़की मर कैसे गई। और जैसे ही गंगाराम को ये पता चलता है तो वो भी भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है और वहाँ पर दोनों रोने लगते हैं। और इसी के बीच किसी ने पुलिस को भी फ़ोन करके बुलाया और जो वहाँ के राई थाना के पुलिस होते हैं वो भी मौके पर ही पहुँच जाते हैं। और फिर जब पुलिस डॉक्टर से पूछती है तो वो बताते हैं कि इस लड़की को हमारे पास लाया गया है और हमने चेक करके बताया कि ये लड़की तो मर चुकी है। और पुलिस जब उनके परिवार से पूछताछ करने लगी तो वो कुछ भी नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि ना तो गंगाराम उस हालत में था कि वह कुछ बोल सके और ना ही शोभा। वो लोग बस रो रहे थे उनकी बेटी की खबर सुनकर और वहाँ के आसपास के लोग भी उन्हें समझा रहे थे, उन्हें हिम्मत दे रहे थे। लेकिन जिसके घर की बेटी चली गई हो अब तो वो क्या ही करे। तो पुलिस उनसे पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि या तो आप हमें बताइए क्या हुआ या फिर हम उस पर कार्यवाही करेंगे। अब कार्यवाही का मतलब ये हुआ कि अगर उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो या फिर किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो हम उसके खिलाफ उसके ऊपर एक्शन लेंगे, और किसी ने उसका कत्ल कर दिया है तो हमें उसकी जानकारी दे दी जाए। तो जब पुलिस ये बात बोलती है तो शोभा और गंगाराम ये बोलते हैं कि हमें इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं करनी। अब जिसे जाना था वो तो जा चुकी है, किसी बीमारी या फिर किसी वजह से। हम ये नहीं चाहते कि हमारी बेटी के चक्कर में हम बार बार थाने के चक्कर लगाएं। हम मेहनत मजदूरी करते हैं और हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। अगर हम थाने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे जो 2 और बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का जरिया तो बंद ही हो जाएगा। तो फिर पुलिस वाले भी कुछ नहीं कहते और चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपको कोई भी कार्यवाही नहीं करनी है, कोई कार्यवाही नहीं चाहिए, तो आप लिखित में दे दीजिए और लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना है। तो फिर उसके बाद उसके फैमिली संतुष्ट हो जाते हैं। और जब बारी आती है लाश को ले जाने की तो फिर जब लाश को पैक किया जा रहा था तब एक डॉक्टर उस लाश को दोबारा देखता है तो फिर उसे लगता है कि ये मर्डर का मामला है और फिर वो ये बात पुलिस को बताता है। तो ये भी कहते हैं कि मर्डर से पहले रेप भी किया गया है। तो फिर पुलिस को लगता है कि हम जैसा सोच रहे थे उससे तो कुछ अलग ही मामला है, क्योंकि लड़की के कपड़े भी कुछ अस्त व्यस्त हैं। और फिर यहाँ पर मीडिया भी पहुँच जाती है और फिर यह बात चारों तरफ फैल जाती है। मीडिया इस बात को अलग अलग तरीके से बताने लगती है। तो फिर पुलिस को लगता है कि अगर हम इस मामले को रफा दफा कर देंगे तो कल हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं कि ये परिवार चाहे जितना भी कहे, लेकिन हमें लाश को तो कब्जे में लेना ही पड़ेगा और इस पर कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में रेप तो नहीं लेकिन मर्डर तो पक्का ही हो जाता है। और फिर ये क्लियर हो जाता है कि लड़की का गला घोंटकर उसे मारा गया है। ये मामला जैसे ही मर्डर तक पहुंचा तो पुलिस घर वालों से पूछती है और यह पता चलता है कि उसके घरवाले कहते हैं कि हमें नहीं पता और ना ही हमें किसी पर शक है। और मकान मालिक से भी पूछते हैं तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। और फिर पुलिस समझ जाती है कि ये मामला घर का ही है। तो फिर पुलिस उसके घर वालों को दूसरे तरीके से पूछताछ करती है। तो फिर वो लोग अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और एक कहानी सुनाते हैं कि जब वो लोग उनकी बेटी नीतू को अपने दादा दादी के यहाँ छोड़कर चले गए थे तो वो जब 6 क्लास में थी तभी तो उसे एक लड़के से प्यार हो गया था। उस समय उनकी उम्र मात्र 13 साल की थी। उसके दादा दादी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके मोहल्ले वालों ने भी यह बताया कि उनकी बेटी कई सारे लड़कों से बात करती है।
तो घर वाले ध्यान नहीं देते। 13 साल की ही तो है, वो क्या कर लेगी। साल 2023 में नीतू को सोनीपत में यहाँ लाया गया तो भी वह अपने प्रेम प्रसंग को जारी ही रखती है और छुप छुप कर फोन पर बातें करने लगती है। फिर उसके बाद एक दिन जब वो ऐसे ही फोन पर बात कर रही होती है तो वो शोभा उसकी माँ उसे देख लेती है और फिर वो जल्दी से फ़ोन को छुपा लेती है। जब उसकी माँ कहती है, उसे बहुत ही मारती है और कहती है, समझाती भी है और कहती है फिर से कि तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं है। और उसकी बेटी ठीक है बोल देती है और फिर एक बार और फिर उसकी माँ देखती है कि नीतू फिर से किसी से बात कर रही होती है। इस बार कोई और लड़का होता है तो वो इस बार फिर से उसे मारती है और वो मोबाइल किसी ऐसी जगह छुपाती है कि उसके पिता को भी मोबाइल नहीं मिलता, लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है मोबाइल को। और फिर उसके बाद उसकी माँ कहती है कि मैंने इसे 1 महीने में 50 बार पकड़ा है और वो हर बार कहती कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी वो करती रही। और फिर ये बात को शोभा उसके पिता को बताती है तो उसके पिता भी उसे मारते फटकारते हैं, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसके पिता को पलटकर जवाब दे देती है कि आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। तो उसका गुस्सा और भी खौल जाता है और फिर नीतू उसके पिता के सामने, उसके माँ के सामने भी ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि उसकी माँ को भी शर्म आ जाता है। और एक दिन आता है 29 अप्रैल 2023 का और फिर से नीतू किसी लड़के से बात कर रही होती है और फिर वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तो फिर उसका पिता उससे गुस्से से पूछता है कि ये सब सही नहीं है, ये तुम कब बंद करोगी। फिर वहीं तो नीतू कहती है कि ये मैं कभी भी बंद नहीं करूँगी। तो फिर वहाँ से उठकर उसके पापा उसके अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर बात करने लगती है। तो फिर उन दोनों को गंगाराम और शोभा को लगता है कि ये मामला हाथ से निकल गया है। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि ये जब तक जिंदा रहेगी तब तक हमारी ऐसी ही बदनामी होती रहेगी। फिर उसके बाद वो लोग मर्डर का प्लान बनाते हैं और एक खौफनाक मर्डर को अंजाम दे देते हैं। उसके बाद वो लोग सुबह के जब 7 बज रहे होते हैं तो फिर वो नीतू के पिता नीतू के कमरे में जाते हैं। फिर शोभा भी वहां चले जाती है। गंगाराम नीतू के दोनों हाथों को पकड़ कर रखता है और शोभा उसका गला दबाकर उसको मार देती है और फिर जल्दी से उसे छत पर छोड़कर आ जाते हैं। और फिर वो लोग नाश्ता करके काम करने चले जाते हैं। और फिर नीतू की माँ काम से आती है और सबको यह कह कर आती है कि मुझे नीतू के लिए किताबें लेनी है। और फिर उसके बाद वह घर आकर ये सभी नाटक करने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और पुलिस को भी ये शक हो गया था कि कोई ऐसा नाटक कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, शोभा और गंगाराम अभी जेल में है। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने उसे मारकर सही किया? क्या वो लोग उस नाबालिग सी लड़की को किसी और तरह से समझा नहीं सकते थे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ही दबाइएगा। इससे ही ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ आपको पता चलती रहे।